ओके, अगला टॉपिक जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो जीन थेरेपी है, कि जीन थेरेपी का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जीन थेरेपी का कंसेप्ट, उम्मीद है हमने डीएनए थेरेपी की जिसकी बात की थी मैंने, वो जो डायग्राम, एक बेकार सा डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, वो हमारी जीन थेरेपी है। कई सारे ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक ओरिजिन की होती हैं, जिनका ओरिजिन, जिसका कारण, बीमारियों के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हमारे को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, जेनेटिक। कैंसरस ग्रेथ हो सकती है। इंटरनल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कैंसर हो गया। इसके अलावा कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के गड़बड़ हो जाने के कारण, जीन्स में गड़बड़ हो जाने के कारण होती हैं। अब आज के समय में, पहले ये चीज बहुत डिस्टेंट थी, पर आज जब हम डीएनए को समझ गए हैं, आज हम डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक जीन्स को एक खास जगह पर इंसर्ट कर सकते हैं। आज हमें ये पता है कि ये जो जेनेटिक बीमारी है, किसी एक खास जेनेटिक बीमारी की बात करें तो हमें ये पता है कि ये जो इस जगह पे ये जो स्पेसिफिक जीन होता है, इस जीन के कारण ये बीमारी होती है। आज हमारे पास ये भी बायोटेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड कर दिया है कि यदि हम चाहें तो यहाँ इस जीन को बदल भी सकते हैं। ये हमारे आज के समय की बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। अब इस बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर इस इलाज को हम करते हैं जिसमें हम जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदलते हैं, इलाज के दौरान हम किसी स्पेसिफिक जीन को या मोर देन मल्टीपल जीन्स को बदलने की कोशिश करें, तो ऐसे इलाज को हम जीन थेरेपी बोलेंगे। ठीक है, जीन थेरेपी बोलेंगे। अब ये जो जीन थेरेपी है, क्योंकि ये बहुत ही नई साइंस है, बहुत लेटेस्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, हम इसको ज़्यादा समझते नहीं है कि कैसे काम करती है। हम इसके दुष्प्रभावों को, हम थेरेपी को तो कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु शायद हम अभी इसके साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, या एक्स्ट्रा इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट्स, हो सकता है हमने एक जीन में चेंज कर दिया, वो जीन तो ठीक हो गया, परंतु उसके साथ में हमने किसी दूसरी जगह पर गड़बड़ कर दी। एक चीज तो हमने सही कर दी पर दूसरी जगह खराब कर दी, और वो उसके लिए घातक हो गई। तो कुछ भी, ये भी एक संभावना है। तो ऐसे जीन थेरेपी के लिए क्या क्या निर्देश हों, कब कब केसेस में, किस केसेस में हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, उसके लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक गाइडलाइन इशू की है। ये गाइडलाइन आईसीएमआर द्वारा दी गई हैं, और आईसीएमआर की फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? हिना प्लीज, बाकी लोग ना आप बताइएगा आईसीएमआर की फुल फॉर्म। व्हाट इज आईसीएमआर? सर मैं बताऊं? हिना, बिल्कुल, हिना बताइए, आवाज आ रही है हिना को? कृष्णा आप बताइए, कृष्णा। सर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, अब ये बताओ कि ये क्या करती है, इसका क्या काम है? सर मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च करती है। मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च करती है। मेडिकल रिसर्च करती है, ठीक है, चलो ये तो ठीक आपने बता दिया। इसके बारे में और कुछ बता सकती हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप 20 वर्ड या एक दो लाइन और बताएं इसके बारे में। वैसे ठीक बता दिया आपने, यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को। तो कुल मिलाकर आईसीएमआर एक हमारे भारत की बॉडी है जिसका काम है भारत में मेडिकल रिसर्च को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना और उसको प्रमोट करना, ठीक है, उसे बढ़ावा देना, ये कुल मिला के इसका काम है। तो इस काम को ये करती है। इसी आईसीएमआर ने ये गाइडलाइंस जीन थेरेपी के लिए रिलीज की हैं कि किस किस तरह से, किस किस कंडीशन में हम ये जीन थेरेपी
कर सकते हैं। कहाँ? क्लिनिकल ट्रायल्स में। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? ट्रायल्स होते हैं जब कोई दवा बिल्कुल शुरुआती स्तर में आती है, नई कोई दवा आई है, तो उसे तुरंत पब्लिक पर, पॉपुलेशन एट लार्ज पर नहीं दिया जाता। उसे केवल एक सीमित संख्या में कुछ लोगों को पहले ट्राई किया जाता है कि भाई इनमें इसका असर देख लेते हैं, अगर ये सही रहेगी तब इसको आगे देंगे, तो उनको बोलते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होंगे, इस सब पर ये जो है हमें गाइडलाइन देती है। यहाँ पर है जीन थेरेपी प्रोडक्ट। जीन थेरेपी प्रोडक्ट क्या होगा? कोई भी बायोलॉजिकल एंटिटी जिसके अंदर रिक्वायर्ड जीन हो, दैट कुड इंट्रोड्यूस मॉडिफिकेशन इन जीनोम। कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल एंटिटी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन को थेरेपेटिक पर्पस के लिए, ये ध्यान रखिएगा, हमें केवल ये थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए देना है, शौक से भी नहीं दे सकते। केवल उन केसेस में देंगे जब हमें ये निश्चित हो कि हाँ इससे कुछ लाभ होगा, थेरेपेटिक बेनिफिट होगा। इससे हम क्या करेंगे? इससे हम रिपेयर करेंगे, इससे हम रिप्लेस करेंगे और इससे हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं डिसफंक्शनल डिजीज को। हम डिसफंक्शनल डिजीज हैं उनको ठीक कर सकते हैं। इनके अंदर इनको जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए कुछ वायरस को इस्तेमाल किया जाता है। ये वायरस उस वेक्टर का काम करते हैं, उस जीन को ले जाने का साधन के तौर पे काम करते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर, जैसे कि एडिनो वायरस या रिट्रोवायरस, ये इस तरीके के रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर होते हैं। कुछ नॉन वायरल वेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि डीएनए ट्रांसफेक्शन। ये कुछ चीज़ों को हम इस्तेमाल करके जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे रिपेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बैक्टीरियल वेक्टर्स हैं, वायरल वेक्टर्स हो गए, फिर बैक्टीरियल वेक्टर्स हैं। एक ये नाम याद कर लेते हैं, क्रिस्पर। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके, CRISPR, क्रिस्पर, इस टेक्नोलॉजी को, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज करके या इसी तरीके की और टेक्नोलॉजी को यूज करके ये जीन मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। इसमें मतलब और भी तरीके की टेक्निक्स हैं, सॉल्यूट हैं, पार्टिकुलेट इमल्शंस हैं, नैनो बेस्ड इंटरवेंशंस हैं। व्हाट इज नैनो? गरिमा आप बताइए, व्हाट इज नैनो? Sir, which is not visible by naked eyes. नेकेड आई से तो आपको बैक्टीरिया भी दिखाई नहीं देगा, दैट इज नैनो। एक मिनट करण, हम लोग सभी के बेनिफिट के लिए करते हैं। एक्चुअली तुम आंसर दे दोगे तो हम स्किप कर जाएंगे। 10 to the power. हाँ, और ठीक So 10 to the power -9 is nano. वेरी ठीक है। तो सभी लोग ये याद रखेंगे, नैनो जब बोलते हैं, नैनो का मतलब, हम लोग अगर फिजिक्स या जो भी हम पढ़ते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स, उसमें हमने इसको पढ़ा होगा। नैनो क्या होता है? हमने पढ़ा होगा मिली। मिली तो सबको याद होगा, मिलीमीटर। एक मूवी में किसी हीरोइन का नाम भी था मिली। मिली होता है 10⁻³ माइक्रो होता है 10⁻⁻6 और उसके बाद आता है नैनो, 10⁻⁻9। हमारे ज़्यादातर बैक्टीरिया वगैरह भी और जितने सेल हैं वो इस रेंज में आ जाते हैं, 10⁻⁻6 की रेंज में। बैक्टीरिया छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी इस साइज के होते हैं। नैनो जो होता है वो बेसिक मॉलिक्यूलर लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे, वेरी स्मॉल लेवल पे अगर हम जाएं, तब एटॉमिक लेवल पे जाएं, तब हम उसको नैनो लेवल बोलते हैं। एटम के लेवल पर, मॉलिक्यूल के लेवल पर अगर हम इंटरवीन करने की कोशिश करें तो उसको बोलते हैं नैनो। और नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है।
आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, इसके बड़े सारे इस्तेमाल हैं। हम जो है एटम के लेवल पर, बेसिक फंडामेंटल लेवल पर चेंजेस कर सकते हैं और जिसके बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे ही नैनो बेस्ड इंटरवेंशन हम इस जीन के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जीन थेरेपी जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन, रिमूवल और चेंज इन द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल्स जेनेटिक मटेरियल। जो उसका ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल था, उस जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या किया, हमने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी जो ओरिजिनली वहां नहीं थी, उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये यहाँ पे मैंने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी जो उसके शरीर में नहीं थी, या मैंने कोई चीज हटा दी, उस पीस को हटा दिया, या कोई हटाकर नई चीज लगा दी। इनमें से कोई चीज भी अगर हम कर रहे हैं तो उसको, और इसका उद्देश्य क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म क्योर। इसका उद्देश्य यही है कि हम उसका परमानेंट इलाज करें, इसको हम टेम्परेरी इलाज की बजाय परमानेंट इलाज करें। इसके लिए हम इस जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रकार की हो सकती है जीन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी एंड सोमाटिक सेल जीन थेरेपी। अगर हम जो जीन मॉडिफाइड सेल्स को जर्म लाइन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जर्म लाइन, जिससे हमारा, जब हमारे सेल डिवाइड होने लगते हैं उस रेंज के सेल को हम बोलते हैं जर्म लाइन सेल्स। जब बच्चे का फॉर्मेशन, मतलब बच्चे का भी फॉर्मेशन नहीं, जाइगोट की स्टेज से जब सेलुलर डिवीजन स्टार्ट होता है, तो जो बेसिक लेवल के जो वो 4 सेल होते हैं, 2 सेल होते हैं, 4 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, तो वो जो डिवीजन है उस लेवल के सेल्स को हम बोलते हैं जर्म लाइन सेल। बेसिक वो फंडामेंटल सेल्स होते हैं जिनसे हम सब बनते हैं। हमारे जो फंडामेंटल सेल्स होते हैं वो होते हैं जर्म लाइन सेल। ठीक, बाद में जैसे जैसे शरीर विकसित होने लगता है, वो सेल मॉडिफाई होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाते हैं। वही सेल बाद में कोई ब्लड सेल बन जाएगा, कोई ऑर्गन्स के लिए सेल बनेगा, अलग अलग पार्ट, कोई बोन बन जाएगा उसी सेल से, हर चीज उसी सेल से बन जाएगी। तो ऐसे सेल्स को हम सोमाटिक सेल्स बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके की थेरेपी हो सकती है कि हम जर्म लाइन में, जब उसका बेसिक लेवल पर, जनरेशन लेवल पर हम वहां पर चेंज करते हैं। और इस तरीके की थेरेपी का हमारे भारत में प्रोहिबिटेड है, हम इसको अभी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इसके एथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन है। एथिकल कंसिडरेशन ये है कि हम बहुत फंडामेंटल लेवल पर जाकर चेंज कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिसकी हमें खुद जानकारी नहीं है, और ये बहुत खतरनाक है। दूसरा लेवल हो सकता है सोमाटिक सेल्स। हमारे ऑर्गन ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। जब ये सेल जर्म लाइन से बटने लगते हैं, कोई बोन सेल बनने लग जाता है, कोई ब्लड सेल की साइड जाता है, कार्डिक मस्कुलर सेल अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए बनने लग जाते हैं। तो ऐसे सेल्स को जब वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हो जाते हैं, सोमैटिक सेल बन जाते हैं, तो ऐसे लेवल पर हम इस तरीके के उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसके जीनोम में मॉडिफाई कर सकते हैं। किस टेक्नोलॉजी के लिए, ये टेक्नोलॉजी की नाम याद कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई थोड़ा सा समय निकाले तो व्हाट्सएप गूगल करके जरा इसकी फुल फॉर्म और बताओ, क्रिस्पर की फुल फॉर्म। ये हमारे Sir, clustered regularly interspaced short palindromic repeat. हाँ, अब इसको आप जो है ना टाइप करके, क्योंकि मुझे तो अभी याद नहीं रहेगा, बाकी सबके लिए सर इसके लिए सर नोबेल प्राइज भी मिला था सर लास्ट टाइम सर केमिस्ट्री में। ये बहुत 2020 का 2020 का सर। कोई दौड़ना था और
एक नाम भूल गया सर। हाँ भाई देखो, अगर कोई चीज याद करो तो पूरी याद कर लेते हैं, तो याद कर लेते हैं इसका नाम। आप में से एक व्यक्ति आप ही कर दीजिए, इसे गूगल करो, इसका नाम कॉपी करो, पूरा एब्रीविएशन कॉपी करो, और उसका नाम जिसको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है उन दोनों नाम को यहाँ चैट बॉक्स में सेंड कर दो, और बाकी सब बच्चे उसको नोट कर लो। ठीक है, केवल हमारे लिए रटने वाली चीज है, पर ये एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम, बायोटेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसके द्वारा हम जीन्स में बदलाव कर सकते हैं। तो अभी हम भारत देश में कौन से तरीके की उसको जीन थेरेपी को अलाउ करेंगे? सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। उसका क्या मतलब हुआ सोमैटिक सेल जीन थेरेपी का? Just for targeted cell tissues transplant or modifications. यानी कि जो बने हुए सेल्स हैं, जैसे किसी का लीवर खराब हो गया, लीवर टिश्यूज का खराब हो गया, किसी का कार्डियक टिश्यू में, वैसे कार्डियक उसको नहीं कर सकते, लीवर टिश्यू किसी का खराब हो गया, या ब्लड सेल्स की कोई डिजीज है, ठीक है, ब्लड सेल्स की बड़ी सारी डिजीज हैं, बड़े लिम्फोमाज हैं, और AML CML, बड़े सारे तरीके के कैंसर हैं, आप लोग सुनते होंगे। इसके अलावा कुछ और न्यूरोपैथिक डिजीज हैं, वहां पर इनको यूज कर सकते हैं। तो वहां हमें क्या चाहिए, वो पुराने ब्लड सेल्स को चेंज करके हम ये चाहते हैं नए तरीके के जो जेनेटिकली करेक्टेड सेल्स हों उनको ब्लड में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। या हमारा लिवर फेल हो गया, लिवर टिश्यू खराब हो गया है, लिवर टिश्यू अब बन नहीं सकता, तो नए लिवर टिश्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जो कि जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। पहले उसका जो जेनेटिकली जो लीवर था वो अलग होगा, और जो नया टिश्यू डाला जाएगा वो अलग होगा। तो इस तरीके के चेंजेस लाए जा सकते हैं, ये परमिटेड हैं भारत के लॉ में, ठीक है, इन गाइडलाइंस में। पर हम जर्म लाइन चेंजेस को, जर्म लाइन थेरेपी को अभी अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम नहीं समझते। ये लीवर को चेंज कर सकते हैं, पैनक्रियाज को, मसल्स को, हार्ट को, ये सब हम कर सकते हैं। तो इसके लिए नेसेसरी है, हमारे देश में करीब 70 मिलियन इंडियंस आर एस्टिमेटेड टू सफर फ्रॉम इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज। इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज 70 मिलियन, मेरे को थोड़ा सा ये नंबर ज्यादा लग रहा है। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस नंबर। 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ लोग जेनेटिक डिजीज से पीड़ित हैं, ये क्लेम कर रहा है। मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं शायद इसमें एग्री नहीं करूंगा। एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि कितने हमारे, ये 7 मिलियन तो हो सकता है, पर ये 70 मिलियन नहीं होना चाहिए। तो इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज से हमारे देश में कौन कौन सी होती हैं? हीमोफीलिया ब्लड की डिजीज है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं ब्लड की, जिसमें जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, इसमें खून नहीं जमता, हीमोफीलिया में, थैलेसीमिया में भी खून नहीं जमता, सिकल सेल एनीमिया में जो RBCs होते हैं वो सिकल सेल शेप्ड होते हैं, जल्दी रप्चर करते हैं और अनीमिक हो जाता है मरीज बहुत जल्दी जल्दी। तो ये इन सब में ब्लड का लॉस होता है, और उसके कारण व्यक्ति को बीमारी का सामना करना पड़ता है, कभी कभी डेथ का भी सामना करना पड़ता है। तो ये हमें ठीक करने की आवश्यकता है, और ये सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन पर अप्लाई करेंगे, वो सब चीज़ें जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं। हमारे जो जनरल प्रिंसिपल है इस GTP का, जीन थेरेपी प्रोटोकॉल का, कि ह्यूमन राइट, सेफ्टी और डिग्निटी का ध्यान रखा जाए। हमें मानव अधिकारों का ध्यान रखना है, हमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि वो किसी के लिए मुश्किल हो जाए। इसको ध्यान में रखने के लिए, इस पर नज़र रखने के लिए जीन थेरेपी एडवाइजरी एंड इवेल्यूएशन कमेटी बनाई गई है, GTAEC, जीन थेरेपी एडवाइजरी एंड इवेल्यूएशन कमेटी, जो अलग अलग एक्सपर्ट इसमें होंगे जो इस पर नज़र रखेंगे कि भाई जीन थेरेपी ठीक से काम करे। फिर 70 मिलियन करेक्ट है सर। 70 मिलियन करेक्ट है। हमारे देश में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको इनहेरिटेड डिजीज है, इनहेरिटेड मुंह है, मैं पता नहीं, ठीक है, मैं अभी इसको ऐसे ही रखता हूँ, मुझे क्लास के बाद सर इसमें सिंगल जीन का जो बता रहा है वो 56 मिलियन बता रहा है। कौन बता रहा है?
वो ये जो सिंगल जीन डिसऑर्डर जो कह रहा है उसमें 56 का कह रहा है सर। मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। मतलब हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि 7 करोड़ लोग अगर हम बोलते हैं, कोई भी नंबर ना हमें अपने आप, जैसे हमेशा मैं एक चीज को कहता हूँ, कॉमन सेंस हमेशा प्रिवेल करनी चाहिए हर चीज पे। हो सकता है फिर भी गलत भी हो सकती है, कॉमन सेंस कई बार गलत होती है, परंतु कॉमन सेंस के अनुसार अगर हम देखें, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे देश में 7 करोड़ लोग, ये देश में ही था ना, कि अगर ये दुनिया में होता तो शायद नंबर एक्सेप्टेबल होता, पर 7 करोड़ लोग, हम में से 1.3 करोड़ में से 7 करोड़ लोगों को 1.3 बिलियन में से 130 करोड़ में से 7 करोड़ लोग जेनेटिक डिसऑर्डर के से सफ़र कर रहे हैं। यानी कि हर 100 में से 5वां व्यक्ति, हर 20वां व्यक्ति इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, हो सकता है सही भी हो सकता है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रही है, ये भी हो सकता है कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जिसका इम्पैक्ट बहुत माइनर होता हो, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया। ओके, तो ये हमारा जीन थेरेपी प्रोडक्ट ये गाइडलाइन है। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी, एक वो इवेल्युएशन कमेटी, दूसरी इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी, तीसरी एथिक्स कमेटी और चौथी ये क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, ये सब इसके लिए काम करेगी। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन के बीच में बायो सेफ्टी कमेटी एथिक्स की, जो एथिक्स पर नज़र रखेगी, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हो उनकी रजिस्ट्री हो, ये सब इसमें इंश्योर करने का प्रावधान है। बढ़ जाते हैं, एक गाइडलाइंस ऑन बायो सेफ्टी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसर्च एंड बायो कंटेनमेंट, इस पर भी रखेगी। ये सब अब छोड़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम समझ लेते हैं। बहुत बार हमारे को सवाल जीन थेरेपी से नहीं आएगा, हमारे को सवाल किससे आएगा, व्हाट इज जीन, जीन का क्या इम्पैक्ट है, कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, कितने लोगों को कौन सी बीमारी है, ऐसा कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ेंगे वही आएगा। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं जीन। जीन क्या होता है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए और आरएनए। हमारे शरीर में कितने जीन्स हैं? एक इंसान के अंदर कितने जीन्स होते हैं? एनीवन? करीब 30,000 के आसपास हमारे शरीर में जीन्स होते हैं। जीन्स आर पेयर, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर में करीब 30,000 के आसपास, नंबर थोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है, पर ये 30,000 के आसपास हमारे शरीर में जीन्स होते हैं। और ये जीन्स जो है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जिनकी हम बात कर रहे थे, ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनके पेयर्स होते हैं। फिर होता है जीनोम। ये हमारा पूरे डीएनए, जितना हमारा डीएनए है उसको एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं जीनोम। ये हमारा जीनोम, जितना हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो, और हर जीनोम में हमारे 3.2 बिलियन बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जर्म लाइन, इनहेरिटेड जेनेटिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम एग और स्पर्म, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बेसिक लेवल के सेल से जहाँ से डिवीजन शुरू होता है उसको हम ये बोलते हैं जर्म लाइन। तो जो यहाँ से इस बेसिक लेवल पर जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो कहलाता है जेनेटिक जर्म लाइन। फिर है जीनोम मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग, जीन या डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग या ह्यूमन कौन सा प्रोजेक्ट था वो? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो उसके लिए उसमें हमने क्या किया, सारे बेस पेयर्स, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स को हमने गिना, देखा कि ए है, फिर टी है, और जो कई सालों तक, 10-11 साल तक ये प्रोजेक्ट चला। पहले बना था ह्यूमन जीनोम रीड प्रोजेक्ट, पहले हमने उसको पढ़ना शुरू किया। फिर हमने राइट प्रोजेक्ट भी किया, ह्यूमन जीनोम राइट प्रोजेक्ट, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है।
तो इसके बाद ह्यूमन जीनोम मैपिंग या सीक्वेंसिंग, पूरे जीनोम को मैप करना, लिखना, ये कहलाता है। फिर हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप जेनेटिक्स के दो बेसिक कंसेप्ट हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप होता है हमारे शरीर के, हमारे भीतर का जीन, जिसके कारण, जेनेटिक सीक्वेंस, जीन जिसके कारण हमारा एक पैटर्न होता है, ठीक है। और फिनोटाइप होता है उसके कारण जो फिजिकल अपीयरेंस हमारी होती है, किसी भी जीन के कारण जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो कहलाती है फिनोटाइप। ये समझा पाया मैं? तो मैं से उदाहरण देके अगर समझाऊं, हम सब लोग जब छोटे थे तो हमने पढ़ा था क्या नाम था उसका, मेंडल ने पीज का, मटर के पेड़ वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उसने कौन कौन सी दो तरीके की मटर ढूंढी थी, स्मॉल प्लांट एंड टॉल प्लांट, टी, और उसको छोटे वाले को कर दिया स्मॉल टी, टी, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था टॉल, स्मॉल टी, और एक और कैरेक्टरिस्टिक था, क्या कैरेक्टरिस्टिक था, ग्रीन, ग्रीन था कलर, अच्छा वाइट या समथिंग ऐसे कुछ था। सर 7 कैरेक्टर्स लिए थे उसने, मेंडल्स ने। अच्छा, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ठीक है। तो ये जो बेसिक कैरेक्टर होता है हमारा, वो कैसे इवॉल्व करता है, टॉल या स्मॉल टॉल। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमें विजिबली दिख रहा है, एक पौधा, मटर का पौधा लंबा है और एक पौधा छोटा है, डॉर्फ है, ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि देखा जा सकता है, हमारे को विजिबली दिखाई देता है। परंतु ये टॉल क्यों है, ये दो कारण से हो सकता है इसका जीनोटाइप, क्योंकि जीन दो चीजों से, दो जीन मिलकर एक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, दो, एक मदर से और एक फादर से, एक मेल से एक फीमेल से जीन हम प्राप्त करते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके के जेनेटिक उसमें, ये दोनों जीनोटाइप अलग हैं, टी, कैपिटल टी, ये दोनों अलग, ये सेम है, और ये, पर इसका जो फिनोटाइप आएगा ये टॉल ही आएगा। ये मेंडल का लॉ है, मेंडल का नियम ये कहता है कि टॉल 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 एंड स्मॉल टॉल, बट बिकॉज टॉल इज डोमिनेंट, टॉल क्या होता है, डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होने के कारण जो फिनोटाइप, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है, हमारे सामने आता है, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक टॉल का आता है दोनों केसेस में, जबकि जीनोटाइप अलग होता है। तो ये अंतर है जीनोटाइप में, टॉल, और ये जो स्मॉल टी होते हैं ये बनते हैं ड्वार्फ। ये समझ आया? जो बायोलॉजी के होंगे उनको तो शायद समझ आया होगा, जिनको, जो नॉन बायोलॉजी हैं। यस सर, आ गया समझ। आ गया, ओके। किसी को ना समझ आया तो वो बोलो भाई, मैं एक बार और दोबारा से बता सकता हूँ। हाँ सर, एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ सर। देखो ऐसा होता है, हमारा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, हमारा कोई भी गुण कैसे निर्धारित होता है, हमारा कोई भी गुण निर्धारित होता है, राइट, हमारा कोई भी गुण निर्धारित होता है हमारे जेनेटिकल स्ट्रक्चर के कारण। ये इसमें कोई डिसएग्रीमेंट, हम जो भी हैं, अगर आप लंबे हो, आप कम लंबे हो, या कम हाइट के हो या ज़्यादा हाइट के, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों हो रहा है हमारे अंदर, हाइट, टॉल हो आप, है ना, तो ये जो टॉलनेस है आपको क्यों मिल रही है, हो सकता है आपकी मदर की साइड के जीन्स टॉल के अंदर जीन टॉल हो, आपके फादर के साइड में टॉल हो, या दोनों के साइड में टॉल हो सकते हैं। ये वो स्थिति है जिसमें मदर और फादर दोनों ही लंबे हैं, जिसे कहते हैं ना, नाना नानी भी लंबे हैं, आपके नानी के घर की तरफ से भी लंबे हैं और दादा दादी की तरफ से भी लंबे हैं। तो आपका जो जीनोटाइप आया वो टी और टी आया। हो सकता है आपके दादा दादी की तरफ से जीन जो है टॉल का है, उनके तरफ जीन टॉल है, नाना नानी की तरफ से जो एक
स्मॉल का आया, परंतु ये भी रिफ्लेक्ट किस में करेगा, टॉल में, क्योंकि इसमें एक बड़ा टी है। टॉलनेस जो है, ये मटर के पौधे की बात हो रही है, इसमें टॉलनेस जो है एक डोमिनेंट फीचर होती है। इसको हम जेनेटिक्स में डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ये जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इस स्मॉल टी पर हावी रहता है, और ये वाला टी, लंबे वाला टी प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों टॉल हैं, ये दोनों बच्चे टॉल हैं, परंतु यहाँ के जीनोटाइप अलग हैं। यहाँ फिनोटाइप सेम है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, फिनोटाइप सेम है, पर जीनोटाइप अलग है। एक तीसरी स्थिति हो सकती है कि दादा दादी भी छोटे हैं और नाना नानी की तरफ से भी छोटे हैं, आपके दोनों ही जीन्स छोटे हैं, आपकी हाइट कम होगी, डॉर्फ होगा, तो ये फिनोटाइप स्मॉल का आया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल का आया, क्योंकि यहाँ ये टी, ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट ना कोई सा भी डोमिनेंट नहीं आया, इसलिए ऐसे में हमारा जो हाइट होगी, हमारा जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो टॉल का होगा। तो ये दोनों में अंतर है टॉल और स्मॉल के, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सेम अलग अलग जीनोटाइप सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है, बस इसका मतलब ये है, अलग अलग जीनोटाइप फिनोटाइप अलग अलग प्रोड्यूस कर सकता है। अब मुझे 1 सेकंड का समय देंगे आप लोग, शायद कोई गेस्ट आया हुआ जी है। सर। हाँ 1 सेकंड। ओके सर। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप है, कंसेप्चुअली हमें पता होना चाहिए। बहुत से बार जो है बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर जीन्स के कंसेप्ट में भी ये काम है। अब जो क्रिस्पर की मैं फुल फॉर्म पूछ रहा था, वो यहाँ पर है, क्लस्टर्ड रेगुलेटेड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोपिक रिपीट। इसको बस रट्टा मार लेना है कि ये क्या होता है। लूलू एंड नाना, ठीक है, लूलू एंड नाना, दे आर जेनेटिकली एडिटेड बेबीज। ये दो ऐसे बच्चे हैं जो कि जेनेटिकली एडिटेड बेबी हमारे देश में नहीं है पर बाहर है। इसके बाद है स्टेम सेल। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिफरेंट टाइप के सेल्स में कन्वर्ट होने की, कहलाते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, जो बच्चे के बहुत अर्ली स्टेजेस के सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो सेल किसी भी सेल में बदल सकता है। वो ब्लड सेल भी बन सकता है, वो कार्डिक सेल भी बन सकता है, वो मसल सेल भी बन सकता है, वो स्केलेटल सेल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे सेल्स को हम स्टेम सेल्स, मतलब अर्ली स्टेजेस ऑफ डिवीजन में हम उसको ले लेते हैं। 64 स्टेज 128 स्टेज पर उसको लिया जाता है, उस सेल को हम स्टेम सेल बोलते हैं। सोमैटिक सेल हमने चर्चा की कौन से होते हैं। जर्म सेल क्रिएट रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, जो गैमेट्स से बनते हैं उनको हम जर्म सेल, जो बेसिक गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स जो नॉन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, हमारे जो शरीर में हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चे का बनने से पहले, दोनों तरफ से, मदर की तरफ से और फादर की तरफ से जीन्स सेल आते हैं। सेल नहीं होते, वो हैप्लॉइड्स होते हैं। ये हैप्लॉइड्स आपस में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके एक नया जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट डिवाइड होके फिर बेबीज को जितने सेल्स होते हैं उनको क्रिएट करता है। और इस स्टेज में रिप्रोडक्टिव सेल्स को, इनको हम
गैमेट्स बोलते हैं। ये जो हैप्लॉइड्स हैं इनको हम गैमेट्स बोलते हैं। ये हमारे ओवरीज से, फीमेल में ओवरीज से और मेल में टेस्टिस से आते हैं। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस छोड़ देते हैं। ऐसे कुछ वायरस होते हैं, हम ज़्यादातर जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए को यूज करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो धरती पर मौजूद हैं वो डीएनए को अपना जेनेटिक मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। बट देयर आर फ्यू वायरस, वायरस के अंदर कुछ ऐसे वायरस हैं जो डीएनए को अपना जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज ना करके आरएनए को अपना जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं। और ये ऐसे वायरस होते हैं, पहले ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं और डीएनए से फिर वापस आरएनए बनाते हैं, इसलिए इनको रेट्रोवायरस कहा जाता है। ट्रांसजीन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू जीनोम ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ छोड़ देता हूँ। इसके अलावा आप लोग एक बार देख लेंगे रिक्रिएटेड एशियारा कोलाई, ठीक है। ये एशियारा कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इंसान में भी बीमारी करता है। ई कोलाई, ये जो एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, ये पहला ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पूरी तरीके से सिंथेटिक और रेडिकली ऑल्टर्ड डीएनए से लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया है। मतलब इसका जो डीएनए है, जैसे हमने ऊपर कुछ बेबीज की बात की थी, एक डॉली नाम की शीप का आपने नाम सुना होगा, ये सब वो चीजें हैं जिसमें माइनर सा कोई चेंज किया गया है, परंतु ये एक ऐसा ई कोलाई वायरस क्रिएट किया गया है जो पूरी तरीके से लगभग लैब में क्रिएट किया गया है और उसका डीएनए सिंथेटिक है, लैब में क्रिएटेड है या और रेडिकली ऑल्टर्ड डीएनए कोड है, उसके बाद इसको बनाया गया है। सर ये वायरस की बैक्टीरिया सर? हाँ, ये बैक्टीरिया, ओके थैंक यू। ये बैक्टीरिया है। इसी तरीके का एक चेंज जो कोरोना वायरस के बारे में हम लोगों ने सुना होगा कि कोरोना वायरस जो है कुड बी अ सिंथेटिक वायरस, तो जैसे ये एक बैक्टीरिया बनाया गया है, ऐसे ही ये कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि कोरोना वायरस एक सिंथेटिक टाइप का या रेडिकली मॉडिफाइड वायरस है जो लैब में बनाया गया वायरस है। तो जब हम बैक्टीरिया बना सकते हैं तो वायरस भी बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो आज के समय में उपलब्ध है। अब वो टेक्नोलॉजी यूज की गई है या नहीं की गई है उसके बारे में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। मानव, ठीक है, ये मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव, ये हमारा भारत का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम एक इंटरैक्टिव एटलस ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी इसको बनाने का, मैपिंग करने का, हर सिंगल टिश्यू, इंसान के शरीर के हर सिंगल टिश्यू का मैपिंग करने का काम हम इसमें करेंगे। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं वो हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज, IISER, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, और ये लोग जो है मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में ये मानव प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक ये है उम्मीद नाम का प्रोजेक्ट जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके इलाज के लिए कुछ नए तरीके, उनके मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मेडिकल साइंस हमारे ज़माने तक भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के मामले में बहुत पॉजिटिव नहीं, मतलब उस समय क्योंकि सॉल्यूशन भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, हमारा फोकस में थे नहीं ये सब इनहेरिटेड डिसऑर्डर, क्योंकि वो ऐसी बीमारी है जिनका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, क्योंकि वो जीन्स के कारण पैदा हो रही है। पर आज के समय में हमारी कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रीटमेंट हो सकते हैं जिनसे उनको इलाज किया जा सके। इसका उद्देश्य है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग डॉक्टर्स, क्लिनिशियन एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स इन हॉस्पिटल। मतलब जैसे अब मैं एज अ डॉक्टर भी बहुत अवेयर नहीं हूँ इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में, ये जो नई चीज़ है,
तो डॉक्टरों तक उसकी सूचना पहुंचाना कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है। हम लोग पुराने पढ़े हुए हैं, उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज आई है, तो आज हमें डॉक्टरों तक, क्लिनिशियन तक पहुंचाना है उसको, ठीक है। तो उसके लिए ये काम किया जा रहा है उम्मीद नाम के इनिशिएटिव से। 3 कंपोनेंट है, निदान, इनहेरिटेड, नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र, जो कि काउंसलिंग, प्री नेटल टेस्ट। इनहेरिटेड डिजीज को कम करने के क्या तरीका होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमें रोकना है। अगर हमारे देश में 7 करोड़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको हमें कैसे कम करना है, कैसे कम कर सकते हैं, क्या इलाज किया जा सकता है? मैं लिख देता हूं क्या क्या हम कर सकते हैं। नंबर 1 काउंसलिंग, ये आपको याद करके, ताकि क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्टेड हो सकता है बहुत सारी डिटेल ऊपर की ना आपसे उम्मीद की जाए, पर एज एन सिविल सर्वेंट भी आपसे उम्मीद है कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या किया जा सकता है। काउंसलिंग करना। दूसरी चीज है प्री नेटल टेस्टिंग, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या क्या मतलब है। टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस। फिर तीसरा है मैनेजमेंट। चौथा है मल्टी डिसिप्लिनरी केयर। ये चीज हम इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कर सकते हैं। इसका मतलब काउंसलिंग में क्या करेंगे? हम काउंसल करें कि जैसे हम किन परिवारों में शादी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 परिवार हैं जिनके अंदर दोनों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और वो उन दोनों को आपस में म्यूचुअली शादी नहीं करनी चाहिए। आजकल ऐसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ऐसी काउंसलिंग कि जैसे शादी से पहले जन्मपत्री दिखाने, जन्मपत्री देखते ना, नहीं जन्मपत्री बोलते ना उसे, जन्मपत्री शादी के लड़का लड़की की देखी जाती है। तो जन्मपत्री देखने की बजाय उनकी डीएनए रिपोर्ट, उनकी ये रिपोर्ट चेक की जाए कि भाई क्या उन दोनों लड़का लड़की में किसी प्रकार के ऐसे दोष तो नहीं है। क्योंकि जब ये, जैसा मैंने अभी बोला था कि जब ये बीमारी जो है डोमिनेंट ना होके रिसेसिव होती है, जब इनहेरिटेड डिसऑर्डर रिसेसिव होते हैं तब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। लेट्स से ये डी नहीं एच लेता हूँ, एच हेल्दी है और स्मॉल एच अनहेल्दी है, ठीक है। तो एक परिवार में लड़के या लड़की में ये स्मॉल एच यानी कि जो डिजीज करने वाला डीएनए मौजूद है, दूसरी लड़की में, लड़के में नहीं मौजूद है, और ये रिसेसिव जीन है, ऐसा जीन है जो रिसेसिव है। तो ऐसे में बच्चे को बीमारी नहीं होगी, बच्चा हेल्दी रहेगा, एच रहेगा। अगर दोनों में ही कैपिटल एच है तो भी बच्चा हेल्दी रहेगा। परंतु एक स्थिति में अगर यहाँ भी स्मॉल एच है और यहाँ भी स्मॉल एच है और ये बीमारी का डीएनए है, तब ये बच्चे को मिलेगा स्मॉल एच और ये। अब ऐसे में बच्चा डिजीज हो जाएगा, उसको ये रिसेसिव डिसऑर्डर जो अदरवाइज नहीं प्रकट होता वो हो जाएगा। तो अगर हम शादी के समय पर ये देख लें, लेट्स से एच हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों परिवारों में अगर हीमोफीलिया का जीन मौजूद है तो ऐसे में इनको शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये काउंसलिंग हम दे सकते हैं। तो पहली चीज क्या कर सकते हैं? हम काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? अगर मान लो काउंसलिंग नहीं हुई और ऐसे बच्चे शादी हो गई तो उसको पहचानेंगे कैसे? उसके लिए है प्री नेटल टेस्टिंग। जन्म लेने से पहले बच्चा अभी भ्रूण अवस्था में है, ठीक है, अर्ली स्टेजेस में है, तो उसका एक टेस्ट किया जाए जिसमें जो कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं उनका टेस्ट किया जाए। तो उसमें पता चल जाएगा कि कहीं बच्चे को वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर का जीन तो नहीं है। अगर है तो ऐसे में अबॉर्शन या किसी और चीज का सहारा लिया जा सकता है जिससे बच्चे को वो बीमारी ना हो। तो ये प्री नेटल टेस्टिंग कर सकते हैं। बीमारी हो जाएगी, हो गई बच्चे की, तो उसको मैनेजमेंट करना है और मल्टी डिसिप्लिनरी केयर करनी है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इनहेरिटेड डिसऑर्डर में आज के समय में जो सबसे इजी और सबसे लेस कॉस्टली चीज है वो है नंबर 1 काउंसलिंग, नंबर 2 प्री नेटल टेस्टिंग। क्योंकि एक बार बीमारी हो गई तो फिर तो आपको डील करना ही है,
अब लास्ट में ये हो सकता है जैसे मैनेजमेंट में कल को हमारे पास जीन थेरेपी किसी चीज की मिल जाए और हम उस जीन थेरेपी का, पर ये क्या है बहुत कॉस्टली और बहुत दिक्कत वाली होगी। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो बहुत कम पैसे में बहुत आसानी से हो सकती हैं, जिससे हम बड़े स्तर पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रोक सकते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डील करने का एक तरीका है उम्मीद, और इसके लिए ये निदान केंद्र आज बनाए गए हैं। ये नाम याद कर लीजिएगा, निदान केंद्र। निदान किससे संबंधित है? हमारे इनहेरिटेड डिसऑर्डर से संबंधित है। निदान, उम्मीद, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी हमने मानव एटलस प्रोजेक्ट की बात करी थी, इसी तरीके से जैसे हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात की कि हमने दुनिया में एक प्रोजेक्ट चला जिसमें पूरी मतलब किसी इंसान के सारे जीएनए को मैप किया गया। काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट था। अब इंडिया ने, अब क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, तो उसके कारण भारत ने भी अपना जीनोम वो किया है, जिसकी कीमत 238 करोड़ होगी। हम अपने भारतीय लोगों के जीन को, जो भारत के जेनेटिक पूल में जो लोग हैं उनका जीन क्या है, उसको स्टडी करने का काम करेंगे। 20 इंस्टीट्यूशंस को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें IISC हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और IITs भी शामिल हैं। इसके अलावा ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ये इसके लिए शामिल होगी, और इसको इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट होल जीनोम सीक्वेंस ऑफ 1008 इंडियन, अलग अलग लोगों का जीन हमें उसको मैप करना है, देखना है। भारत के अंदर जो ये जीनोम प्रोजेक्ट में हम जो है कॉकेशियन, भारत के अंदर में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कॉकेशियन है। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो कॉकेशियन रेस के हैं, कॉकेशियन रेस के गुण हैं, कंप्लीटली कॉकेशियन नहीं है। तो ऐसे जीन्स को, और ये हमारे जो इंडियन जीन से जो यूरोपियन जीन है जिनके लिए वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, हमारा जीन उनसे काफ़ी हद तक डिफरेंट है। तो हमारे को उनसे अलग करने के लिए, अपने जीन को समझने के लिए, अपने देश की बीमारियों को समझने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझने के लिए इस जेनेटिक उसको समझना होगा। और आखिर में ये हमें प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर, व्हाट इज प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें एक और जोड़ देता हूं मैं, बताना भाई, प्रीडिक्टिव हेल्थ केयर, जिसको पता हो बोलते जाओ। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर। सर प्रिवेंटिव का मतलब जो प्रिवेंट पहले से करा जाए, और प्रिडिक्टिव का मतलब कि पहले से पता रहे कि प्रिडिक्ट हम कर लिए कि हमको ये डिजीज होने वाला है। हो सकती है, संभावना है। और प्राइमरी हेल्थ केयर, व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर? प्राइमरी हेल्थ आटा डिक्लेरेशन से संबंधित है प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या होता है प्राइमरी हेल्थ केयर? PHCs हैं शायद से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब बताओ, ये तो ठीक है। कोई बता सर सकता प्राइमरी, जैसे लाइक फोस्टर सर प्राइमरी जो हेल्थ केयर में हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं उन डिजीज कंडीशन से रिलेटेड जो मतलब आगे चल के हो सकती हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर ही होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो इनमें हम पहले से ही हेल्थ एजुकेशन देते हैं, जैसे ज्यादा नमक नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, एक्सरसाइजेस करनी है, मेडिटेशन करना है, तो ये प्राइमरी नहीं, हेल्थ केयर। नहीं, ये आंसर करेक्ट लाइन में नहीं जा रहा। कोई और? चलो मैं बताता हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हेल्थ केयर, सर आपने हेल्थ केयर के लिए वो अस्ताना डिक्लेरेशन कहा था ना? अल्मा आटा जी सर। अल्मा आटा डिक्लेरेशन, ये प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़ी हुई डिक्लेरेशन है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन, ठीक है। अच्छा, हेल्थ केयर, ये प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लेरेशन है जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है। हेल्थ केयर क्या होता है? हमें आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है, हमें अपने लोगों को स्वस्थ रखना है।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या हमारा हेल्थ का स्ट्रक्चर, हमारे जो हेल्थ सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमारा आज के समय का हेल्थ सिस्टम काफी हद तक डिस्टॉर्टेड है, गलत है। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, होना चाहिए, वो 3 हिस्सों में बटा होना चाहिए। सबसे पहला हेल्थ केयर सिस्टम होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, दूसरा है सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर सिस्टम, तीसरा है टर्शरी लेवल हेल्थ केयर सिस्टम। ये 3 लेवल हैं, 3 स्तर हैं हेल्थ केयर के। तीनों का अलग अलग रोल होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है कि हम प्राइमरी स्टेज पर, लोकल स्टेज पर, ठीक है, वहां पर जो सिंपल डिजीज है उनका इलाज करें, मैनेजेबल सेंटर का। तो इस मैनेजेबल डिजीज का कि हमने बनाए प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिस्पेंसरीज, है ना। हम सब लोग डिस्पेंसरी नाम के कंसेप्ट को जानते होंगे। अब ये डिस्पेंसरी क्या होता है? डिस्पेंसरी इज बेसिकली अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। डिस्पेंसरी हमें हमारे आसपास, आपके घर के आसपास किलोमीटर, आधा 2 किलोमीटर के बीच में होती है। आपको जब भी कोई तकलीफ होगी, आप फटाफट से उस डिस्पेंसरी में चले जाओगे। खांसी हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, छोटी मोटी जो भी छोटी बड़ी जैसी भी समस्या है, वो वहाँ पर जाकर वहाँ का डॉक्टर आपको देखेगा। वो डॉक्टर देखकर आपको दवाई दे देगा अगर उसको समझ आया तो। अगर मान लीजिए आपकी बीमारी, तो वो 99% बीमारियों को, इसके अलावा जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जैसे कृष्णा ने बताया, हमें मदर हेल्थ चाइल्ड के लिए समझाती है, प्रेगनेंसी के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि हमारे को हेल्थ एजुकेशन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर दे सकता है, देना चाहिए, हमारी डिस्पेंसरी को हमें देना चाहिए। तो यहाँ 99% ऑफ मरीज या 95% ऑफ पेशेंट यहीं हैंडल हो जाएंगे। तो खांसी, जुकाम, बुखार, नॉर्मल मैनेजेबल बीमारियों के मरीज हैं, वो वहीं ठीक हो जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर देख लेगा। अब इसके बाद कुछ मरीज ऐसे होंगे जो 5% मरीज जो यहाँ के डॉक्टर से मैनेज नहीं होते, तो वो क्या करेगा, उनको जिला अस्पताल में, कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में चले जाओ, डिस्पेंसरी से उसने आगे रेफर कर दिया बड़े अस्पताल में, तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल। अगर कंसेप्ट में देखें तो ये पीएससी भारत में इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आपका इलाज नहीं हो पाया, वहाँ पर ठीक नहीं हो पाया, तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ आपकी सभी जांचें हो जाएंगी, भर्ती करना होगा, वो सब होना चाहिए। वो सब होने के बाद वो ज़्यादातर बीमारी का, ये लोग भी अपने यहाँ 95% बीमारियों का इलाज कर देंगे। ये जो 5% आए थे, इनका 95% का इलाज कर देंगे। तो कुल कितने बच जाएंगे? 5 का 95 कितना होगा? आई थिंक 0.25 बच जाएगा, पता नहीं, हाँ 0.25% बीमारियां ऐसी बच जाएंगी जिनको टर्शरी सेंटर में, टर्शरी सेंटर वो सेंटर होते हैं जहां सुपर स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन सेंटर्स हैं, जहां डेडिकेटेडली, भाई आपको लिवर का डिसऑर्डर है, हर किसी को हर रोज लिवर की बीमारी नहीं होगी, या कोई और ऐसा कार्डियक डिसऑर्डर या किसी भी ऐसे तरीके की बीमारी है जो प्राइमरी सेंटर पे ठीक नहीं हो सकती, सेकेंडरी सेंटर पे ठीक नहीं हो सकती, टर्शरी लेवल हॉस्पिटल में, एम्स में, जीबी पंत में, या जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल है वहीं ठीक हो सकती है, वो कहलाते हैं टर्शरी लेवल हॉस्पिटल, वहाँ हो सकती है। अब भारत में आज के समय में प्रॉब्लम ये है कि हम ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर को तो भूले बैठे हैं। हमारे देश में जो डिस्पेंसरीज हैं उनका मैनेजमेंट ज़ीरो है। आप किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको ज़्यादातर पीएससी में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। साउथ इंडिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी भारत में स्थिति लगभग यही एक जैसी ही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपना काम नहीं करते। प्राइमरी के बाद आते हैं अगला डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स में।
डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला अस्पताल भी अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उनकी स्थिति भी बहुत बुरी है, तो वो भी नहीं करते हैं। आखिर में आ जाते हैं ये टर्शरी केयर सेंटर। अब ये जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, ये टर्शरी हॉस्पिटल क्योंकि इनकी कैपेसिटी इनको बनाया गया है 25% पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए, बीमारियों को हैंडल करने के लिए, पर ये हैंडल कितने कर रहे हैं? 100%। हर कोई कहाँ जाना चाहता है? जी मुझे एम्स में दिखा दो, मुझे जुकाम हो गया है, मैं एम्स में जाके दिखाना चाहता हूँ, कुछ भी छोटी भी बीमारी होगी मुझे एम्स में जाना है। अभी जो कोरोना का क्राइसिस हुआ, मेरा एज अ डॉक्टर मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि इसके लिए ये जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण था। हर आदमी जो भी बीमार पड़ा वो चाह रहा है कि मैं बड़े से बड़े अस्पताल में जाके पहुंच जाऊं, जबकि उसे जरूरत नहीं है। अगर हमारा पीएससी काम कर रहा होता तो पीएससी में 90% मरीजों को पीएससी में डिस्पेंसरी लेवल पर ही डॉक्टर दवाई लिखकर काम वहीं ठीक कर देता। इनमें कुछ को जरूरत पड़ती, 10% को जरूरत पड़ती, ये जिला अस्पताल में चले जाते और वहाँ एडमिट हो जाते। इनमें से भी जो वहाँ पर मैनेज नहीं हो रहे, वेंटिलेटर की जरूरत है या कुछ है, उनको आप टर्शरी लेवल हॉस्पिटल में भेज सकते थे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सभी मरीज वेंटिलेटर या बड़े अस्पतालों में पहुँचने की कोशिश की, जिसके कारण हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का हमारे देश में, मुझे कम से कम मेरा व्यक्तिगत पर्सनल ओपिनियन है कि ये एक फ्लॉ है। हमें इसे जितना जल्दी ठीक करें उतना अच्छा है, अन्यथा इस तरीके के क्राइसिस आते रहेंगे। तो ये हमारे को समझना चाहिए। कल को अगर आप लोग कुछ बन जाओगे, ठीक है, तो ये जो पीएससी को चलाने की जिम्मेदारी, जिला अस्पताल को चलाने की जिम्मेदारी डीएम के पास होती है, एसडीएम के पास होती है। वो भी बहुत बार अवेयर नहीं होते होंगे, या ठीक है उनकी अपनी मुश्किलात होंगी, तो उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारा ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से काम करे, हमारी डिस्पेंसरियाँ अच्छे से काम करें। अगर वो काम करेंगी तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे तरीके से चल सकेगा। अगला टॉपिक हम कर रहे हैं जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसके लिए ये एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि ये तय करती है कि किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। इसने बोला है कि हम तुरंत जो है हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उसने कहा है कि आप इसके कल्टीवेशन को रोक दीजिए। जो जीएम क्रॉप होती है इसके अंदर में किसी दूसरे स्पीसीज से लेकर कोई भी जो खास डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसका जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी कॉटन पे कीड़ा ना लगे, तो हम जो पेस्ट रेजिस्टेंस का, जो कीड़े खाते हैं उसको, उनको रोकथाम करने वाले जीन को हमने कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया। हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ड्राउट रेजिस्टेंट, सूखा, कम पानी की जरूरत वाले जीएम क्रॉप को हमने ऐड कर दिया, उस जीन को हमने डाल दिया, जिससे फसल को पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो ऐसे जीन हम कर सकते हैं, परंतु इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे वो हमें पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों के भीतर, एथिकल लोगों, उसके एथिक्स कमेटी के कारण भी और वैसे भी, कि इनका क्या प्रभाव होगा ये हम में से किसी को नहीं पता। तो ये जो इलीगल जीएम क्रॉप्स हैं, ब्रिंजल, सोयाबीन, इनको रोका जाए। केवल जो है हमारे देश में बीटी कॉटन को ही अलाउ किया गया है। बीटी कॉटन को क्यों अलाउ किया है, ब्रिंजल और सोयाबीन को क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये हमारे फूड चेन में एंटर कर सकते हैं। कॉटन कम से कम आदमी खाएगा नहीं, कॉटन पहनेगा, तो उससे प्रभाव पड़ने के चांसेस कम है। पर बैंगन, सोयाबीन, ये तो फूड आइटम है, अगर ये किसी तरह से प्रभावित होती हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस खतरनाक हो सकता है। तो इसी को रोकने के लिए, इस पर ध्यान रखने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स पर नजर रखता है। HT BT कॉटन, HT कॉटन इज हर्बिसाइड
हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। बीटी कॉटन डिफरेंट है, ये हर्बिसाइड है एचटी कॉटन, और इसमें ये जो जीन डाला गया है वो ये वाला GRY1AC और GRY2AB जीन। और ये किससे लिया गया है? आइसोलिसिस बैसिलस थुरुइजेनेसिस। बीटी का मतलब है बैसिलस, बीटी कॉटन, हम इसको बीटी क्या है? बैसिलस थुरुइजेनेसिस। जो पेस्ट को, जो कीड़ों को, इनको नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के खिलाफ एक खास तरीके के प्रोटीन को बनाता है ये बैसिलस, और इसका वो जो जीन जो है वो एक खास तरीके के उसको बनाता है। दूसरा बैक्टीरिया जिसको यूज किया जाता है बीटी कॉटन में वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो ये हर्बिसाइड को कर सकता है हमारे लिए, ये महत्वपूर्ण है। ये GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कि कौन से जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इसका मूल्यांकन करती है ये कमेटी GEAC। गोल्डन राइस, ये गोल्डन राइस क्या है? हमने पढ़ा था विटामिन ए में रिच है। इस गोल्डन राइस में हमने ऐसे कुछ जीन, ऐसे कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है जिससे चावल के अंदर विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाए। विटामिन ए की मात्रा बढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होगा, या विटामिन ए की कमी से क्या क्या बीमारी होती है? आंखों की रोशनी आ जाएगी नाइट सर। ब्लाइंडनेस। इसकी कमी के कारण हमें बच्चे को एक तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन ए हमारे जो सेल्यूलर एपिथेलियम है उसको बनाने में बहुत योगदान देता है, तो इसकी कमी से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं बच्चों को। और ये देखो, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया, क्योंकि पेट के अंदर एपिथेलियम नहीं बनता है, मीजल्स, ये सब बीमारियां, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी और हमारे देश में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, तो उसको रोकने के लिए हमने ये गोल्डन राइस नाम का ये एक बनाया है ऐसा चावल जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और इससे विटामिन ए की मात्रा ये बनाता है जिससे कि विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। एक और चावल भी बनाया गया था भाई, उसका क्या नाम था? हमने पढ़ा था ब्लैक राइस। ब्लैक राइस। कौन सा राइस? ब्लैक राइस। ब्लैक राइस। स्पेल करना। BLACKRICE। ब्लैक राइस। फ्लैट राइस। ब्लैक राइस। यस सर। ये क्या यूज होता है मुझे नहीं पता। ब्लैक काला राइस चावल सर, काला चावल कैंसर पे है सर। सर आयरन नॉर्थ में ईस्ट भी में रिच सर, होता है नॉर्थ ये। ईस्ट में पाया जाता है सर। और क्या इससे दिक्कत क्या होती है? सर कैंसर पे है सर। कैंसर के लिए सर, इसके लिए कैंसर थोड़ा और सा शायद डायबिटीज पे भी है, डायबिटीज सर। मेडिसिनल मैं प्रॉपर्टीज है इसकी सर बात इसमें। नहीं कर रहा। हमने जो है ना चावल का एक मतलब चावल को पीस के उसके अंदर दोबारा से करने का वो भारत सरकार सर फोर्टिफाइड राइस। हाँ, फोर्टिफाइड राइस की बात कर रहा हूँ। फोर्टिफाइड राइस भी यहाँ पर, क्योंकि गोल्डन राइस की बात चल रही है तो एक फोर्टिफाइड राइस का कॉन्सेप्ट भी आया है, और ये हमारे राशन में जो चावल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें भी यूज किया जा रहा है। ये फोर्टिफाइड राइस है बेसिकली चावल के जो दाना है उस दाने को ब्रेक करके, मतलब उसको छोटा छोटा करके उसके अंदर में कुछ वो मिलाकर विटामिन उसको एनरिच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट से एनरिच किया गया और वापस उस चावल को रीफॉर्म किया गया, तो इसको बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस। और भारत सरकार ने इसको इंक्लूड किया है अपने उसमें, जो हमारा जो भी ये राशन पीडीएफ वगैरह है उसमें से वो किया है। तो ये गोल्डन राइस, फोर्टिफाइड राइस और एक और राइस जो आपने बताया ब्लैक राइस, ठीक है, ये सब हम इन तरीके के चावल को याद कर लेते हैं।
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो चावल पर शोध करने का काम करता है, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और फिलीपींस में है शायद ये, हाँ, लॉस वेनोस फिलीपींस में है। जो एशिया के और अफ्रीका के 17 राइस ग्रोइंग कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और इसका एक रीजनल सेंटर वाराणसी में खोला गया है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो ये हमारे चावल, यहाँ तक की कहानी हम करते हैं। आज के लिए फिर हम यही करते हैं। ये नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लेना। साइंस के लिए एक क्विक रिवीजन के लिए अच्छा है, हो सकता है आपने इसे पहले भी देखा होगा, तो हम इसको जल्दी कर सकते हैं। गगनयान क्या है, एक ही फ्लॉ है इसका कि ये अपडेटेड नहीं है, बट ठीक है, फिर भी हमारे जो बेसिक कंसेप्ट को बनाने के लिए ये काफ़ी है, अच्छा है। तो अभी की क्लास, आज की क्लास हम अभी समाप्त कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सर, Thank you, गुड नाइट सर। Thank you, sir. Good night, sir. Good night.